हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 के सेट ए में आए प्रश्न पत्र के 2 अंक वाले पूरे क्वेश्चंस का आंसर। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको एक अंक वाले जितने भी क्वेश्चन था सबका आंसर बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम 2 अंक वाले जो क्वेश्चन है उसका हल करेंगे। फिर आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम 3 अंक वाले को करेंगे। तो इस सेट में जितने भी प्रश्न आए उसको हर एक अंक के हिसाब से अलग अलग वीडियो में मैंने बांट दिया है। तो इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरा आइडिया हो सके कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, उसको हमको कैसे हल करना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला नंबर का जो प्रश्न मिला है, जो आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, वो है मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमको मिला है cos 55 अंश बटा sin 35 अंश। क्वेश्चन नंबर 2 सीधे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ जैसे आपको प्रश्न पत्र में मिला रहेगा। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए किसका किसका, जिसमें मुझे प्रश्न मिला है cos 55 अंश बटा sin 35 अंश, cos 55 अंश बटा sin 35 अंश धन cos sin 35 अंश बटा cos 55 अंश, sin 35 अंश बटा cos 55 अंश। तो इस तरीके से आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हो। कैसे? आप चाहो तो 3 अंक करके बना सकते हो, या तो आप चाहो तो इस cos 55 अंश को बदल कर बना सकते हो। मतलब ये कई तरीके से बनने वाला क्वेश्चन है। अब आपको मैं इसको बदल कर cos को sin के रूप में बदल कर हल करने वाला तरीके से बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम जब हल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा cos 55 अंश बटा sin 35 अंश प्लस sin 35 अंश बटा cos 55 अंश। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप 55 को बदल रहे हो तो नीचे वाले को जो रखे रहना। इनमें से यदि आप 35 बदल रहे हो तो नीचे वाले, मतलब दोनों को बदलते हुए मत चलिएगा, किसी एक को बदलना है। तो देखिए कैसे इसको बदलना है। cos 55 अंश ध्यान दीजिएगा, है ना। cos 55 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश ऋण 35 अंश। मतलब हम 90 में 35 घटाएंगे तो प्राप्त क्या होगा? 55। 55 को हमने लिख दिया 90 ऋण 35 के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। sin 35 अंश को हम लिख सकते हैं ज्योपत्यों, क्योंकि ऊपर को हम बदले हैं तो नीचे वाले को ज्योपत्यों छोड़ देना है, बताया था ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। sin 35 अंश को बदल रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको हम। sin 90 अंश ऋण 35 को क्या लिखेंगे? 55 अंश। 90 में 55 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 35 अंश, है ना। अब नीचे आ जाते हैं तो cos 55 अंश। अब देखिए क्या क्या मिला। cos 90 माइनस 35 का मान क्या होता है? सूत्र आपको याद होना चाहिए, है ना। cos 90 माइनस 35 का सूत्र होता है sin 35 अंश, क्योंकि cos को किस में बदलता है? sin में। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा के लिए क्या रख देना है? 35 अंश। और देखिए पहले से हमको मिला हुआ है sin 35 अंश, और प्लस करके इधर लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो sin किस में बदलता है? cos में। ये हो जाएगा cos 55 अंश, लेकिन थीटा जो हमको 55 रखना है ना, और बटा में हमारे पास आ जाएगा cos 55 अंश। अब देखिए ऊपर नीचे से ये दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों समान है तो ये भी ऊपर नीचे से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर से बच जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पर से बच जाएगा हमारे पास 1, और 1 और 1 मिला के हो जाता है कितना? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमको मिला है यदि 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और चलते हैं इसको हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको मिला है यदि x 3 धन x बराबर, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 धन x बराबर 3 धन x अनुपात, फिर से हमको मिला है 5 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा आपको x मान ज्ञात करना है, और हम देख रहे हैं कि पदों की संख्या यहाँ पर कितना आ रहा है? 3। और मैं बोला था अनुपात समानुपात में पदों की संख्या होना चाहिए 4, और यदि 4 पद नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? बीच में जो पद रहता है उसको 2 बार लेके चलते हैं। कितने बार? 2 बार। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं 3 धन x अनुपात
5 धन x समानुपात, बीच में कौन है 5 धन x, इसको लिखेंगे 2 बार, तो समानुपात बाद आ जाएगा हमारे पास 5 धन x और अनुपात में हमको मिल जाएगा 8 धन x। इस तरीके से हमको पदों की संख्या कितने मिल गया 4। अब आपको पता है कि अनुपात मतलब बटा और समानुपात मतलब बराबर। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं 3 धन x के बटा में 5 धन x बराबर 5 धन x के बटा में 8 धन x। अब चलिए करते हैं ये गुणा, तो 8 दिया, देखिए 3 का गुणा दोनों के साथ करिएगा, फिर x का गुणा दोनों के साथ, वही उधर 5 गुणा दोनों के साथ करिएगा, x गुणा दोनों के साथ, बड़ा आसान है। तो चलिए 3 अट्ठे 24 धन 3 गुणा x करेंगे तो 3x हो गया, अब x गुणा 8 करेंगे तो 8x और x गुणा x करेंगे तो x का वर्ग। आपको सभी से क्या जब प्लस में दिया तो चीजों को देखने की आवश्यकता नहीं है, सब में क्या लिख दिया प्लस प्लस और प्लस लगेगा। चलिए अब 5 गुणा दोनों के साथ, तो 5 पंचे 25 धन 5 गुणा x करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, पहले गुणा दोनों के साथ हो गया, अब दूसरे गुणा दोनों के साथ x गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, अब x गुणा x करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में x का वर्ग। अब x वाला पद जितना भी है उसको इधर ले आइए और जिसमें x नहीं उसको इधर ले जाते हैं। तो चलिए क्या होगा 24 दे इधर और 8 और 3 11, ये हो गया योगफल इसका 8 और 3 का 11x धन पहले से बचा हुआ x का वर्ग। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस 10x और ये हमको मिला है x का वर्ग प्लस, तो इधर आके हो जाएगा माइनस, इन दोनों को भी हम इधर ले आए, इसको भी हमने इधर ले आए, तो x का वर्ग प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस और बराबर में इधर हमको मिला हुआ है 25 और 24 प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 24। इस तरीके से हमको पूरी संख्या x और x मिल गया और जिसमें x है उसको x साइड रख दिए, तो x का वर्ग प्लस और x का वर्ग यहाँ पर माइनस होने के कारण कट गया और 11x में जब हम 10x को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा सिर्फ हमको x और 25 में जब हम 24 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा हमको x। इस तरीके से x मान क्या प्राप्त हो गया 1 और ये जो 1 प्राप्त हुआ यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें हमको मिला है x का वर्ग ऋण 5x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ग समीकरण हमको दिया हुआ है जिसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमको निकालना है। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस b अपॉन a, गुणनफल का सूत्र होता है c अपॉन a। अब ये फार्मूला हमको याद नहीं रहेगा तो हम बनाएंगे कैसे, लेकिन आपको एक बात थोड़ा दिमाग में चल रहा होगा कि a b c की बात हो रही है तो वो कहाँ से आएगा, तो उसकी तुलना करेंगे हम व्यापक या मानक समीकरण जिसको हम कहते हैं ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको दिया वर्ग समीकरण, या तो सीधा सीधा समीकरण ही दिया है, वर्ग समीकरण या समीकरण, ठीक है। 3x का वर्ग ऋण 5x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल, योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, या क्या होगा गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न आपके सामने रख दिया। अब देखिए पहले इसकी तुलना करेंगे इससे व्यापक समीकरण से, हल करेंगे 3x का वर्ग ऋण 5x धन 2 की तुलना, ध्यान से देखिएगा बड़ी इजी है, व्यापक या मानक, व्यापक या आप क्या होते इसको लिख सकते हो मानक समीकरण। व्यापक या मानक समीकरण सबको याद हो गया होगा, x का वर्ग धन bx धन c, अच्छा बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिखना है ना, बराबर 0 से करने पर देखिए अब आपको यहाँ पर सिर्फ इसका किसका मान निकालना है, सिर्फ abc का मान निकालना है। तो a का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 3, b का मान प्राप्त हो जाएगा हमको ऋण 5 और c का मान प्राप्त हो जाएगा धन 2। तो हमने abc सब का मान प्राप्त कर लिया। अब लगाना है किसका फार्मूला, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। ये हो गया हमारे पास मूलों का योगफल, मूलों के योगफल का सूत्र होता है माइनस b अपॉन a। अब ध्यान से मान रखिएगा भाई, ये हो गया फार्मूला का माइनस
और बी का मान हमको मिला है ऋण 5, तो ये हमने रख दिया ऋण 5, और ए का मान देखिए क्या मिला है 3, तो ये हमने मान रख दिया 3। अब देखिए ऋण और ऋण का गुणा धन, और धन यदि अकेले में संख्या हो तो धन की वृद्धि की आवश्यकता नहीं होता, तो ऋण का गुणा धन मतलब सिर्फ आगे हमारे पास 5 और बटा में मिला हमको 3, तो ये दोनों कटेगा क्या नहीं, तो इसको हमको जो करते हो छोड़ देना है। अब हम चलते हैं कहाँ, मूलों का गुणनफल में, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है C/A, और C का मान देखिए कितना मिला है 2, और A का मान देखते हैं कितना मिला है 3, तो इस तरीके से हमको मूलों का गुणनफल कितना मिलेगा 2/3, तो ये दोनों जो आया हमारा, यही दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन आया है वो कौन से अध्याय का है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, जब मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिल सकता है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं होता क्या है, पहले उसको अच्छे से जान लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, हाँ प्राकृत संख्याओं का औसत, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत याद कीजिए। ये हो गया हमारा प्रश्न। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है ना, तो इसका हल होगा। पहले तो आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं निकालना है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं क्या होता है आपको पता है, वही 1 2 3 4 5। तो चलिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं निकाल लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, ये हमको मिल जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं मिल गया। अब हमको निकालना है इसका औसत। तो औसत का सूत्र आपको पता होगा, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा में हो जाएगा हमारे पास आंकड़ों की संख्या। देखिए आंकड़ों की संख्या, तो चलिए अब लिखते जाना है। आंकड़ों का योग मतलब 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10, और सबके बटा में हो जाएगा आंकड़ों की संख्या। गिनती में आपको आ गया कितना प्राप्त हुआ है 10। अब इसको हमको जोड़ना है, तो चलिए ये तो हो गया 10, 10 और 10 20, 20 और ये 30, 30 और ये 40, 40 और ये हो गया 50, 50 और ये 5 मिला के 55। तो ये हमको मिल गया 55 के बटा में 10, और 55 बटा 10 का मान हो जाएगा 5.5, और ये 5.5 हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 मिनट में बन गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें हमको बोला गया बिंदु 2 5 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको इसको बनाने के लिए पहले तो याद होना चाहिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो बताइए तो क्या होगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, मेरे प्रश्न लिखने तक आप बता के रखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 2 5 व मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपके पास प्रश्न। अब देखते हैं इसमें आपको उत्तर कैसे मिलेगा। तो आपको याद आ गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो हम अभी बता देते हैं। तो हमको पहला बिंदु मिला है, देखिए पहला बिंदु मिला है हमको 2 5, ये हो गया 2 और 5, और दूसरा बिंदु हमको मिला मूल बिंदु। और मूल बिंदु मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, मूल बिंदु का निशान अभी आपने ऑप्शन में बनाया था 0 0, मूल बिंदु का निशान क्या होता है 0 0। तो चलिए देखते हैं दोनों के लिए हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। पहले बिंदु से प्राप्त करेंगे हम x1 और y1। x1 का मान मिल जाएगा 2 और y1 का मान मिल जाएगा 5, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। तो चलिए देखते हैं x2 का मान हमको मिल जाएगा 0 और y2 का मान मिल जाएगा हमको 0। तो इस तरीके से हमने यहाँ प्राप्त कर लिया x2 और y2। अब हम लगाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी
बीच की दूरी। ये होता है हमारे पास करनी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। बस अब फार्मूला में मान रखना है। x2 का मान देखिए कितना मिला भाई 0 ऋण 2, क्या हो जाएगा 0 ऋण 2। ये हमारा हो गया x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग है, तो इस पूरे का भी हम लिख देंगे वर्ग। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस y2 माइनस y1। देखिए तो y2 मान क्या मिला है 0 और y1 मान क्या मिला है 5। तो चलिए मान दिए 0 ऋण 5 और इस पूरे का वर्ग, क्योंकि y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग है ना, तो इसका भी हमने लगा दिया वर्ग। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहीं पर फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि उसको फार्मूला पता होता है a ऋण b पूरे का वर्ग। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, तो बहुत आसानी से बनने वाला है। क्या शून्य में ऋण 2 घटा दीजिए, ऋण 2 आया और ऋण 2 का कर दीजिए वर्ग। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी करिए। तो आपको क्या करना है यहाँ पर फार्मूला नहीं लगा देना है, क्या करना है सीधा हल कर देना है। ये हो जाएगा करनी के अंदर शून्य ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा ऋण 2 का वर्ग। देखिए शून्य में 2 घटाएंगे तो ऋण 2 आ गया, धन शून्य ऋण 5 का वर्ग हो जाएगा ऋण 5 का वर्ग। अब बस ऋण 2 का वर्ग होता है 4 और ऋण 5 का वर्ग होता है 25। देखिए ऋण 2 का वर्ग 4, अब ऋण मत लिख दीजिएगा, ऋण का वर्ग होता है धन। अब देखते हैं इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 29। अब याद रखिए 29 क्या होता है, किसी इसका गणित निकलता है क्या, नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन एक बार ध्यान दिए रहिएगा कि इसमें जब आंसर लिखिएगा तो इकाई जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें इकाई हमको सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दूरी है तो आप यहाँ पर लिख देंगे इकाई, यदि सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया है तब। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मैंने 2-2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको भी एक ही वीडियो में बता दिया। अब आपको मैं अगला वाला वीडियो बताऊंगा 3 नंबर वाला क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और उन बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।